एक किसान किस तरह से उभर कर सामने आया कि आज एक मंत्री के पद पर विराजमान है। कि किसान का बेटा ही विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी लेकर काम करता है। आपके पास कॉल आया कि आपको मंत्री पद की शपथ लेना है। बहुत अच्छा भी लगा हमारे लिए। तो आज तक जीवन में उस क्षेत्र में आज तक कोई मंत्री नहीं बना था। चलिए, इसे कहते हैं कि मंत्री बनने के बाद तो ऐश ही ऐश होता है। ऐसा है क्या मंत्री जी? लोगों के दूर के ढोल सुहावने जैसा है, देखने को होते हैं, परंतु यथार्थ में काम करने वाले व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा आराम नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है। अगर कोई आयुष्मान स्वीकार नहीं कर रहा है या अलग से पैसे मांग रहे हैं डायरेक्ट कंप्लेन किया जा तो सकता है। बिल्कुल उसको जल्द चालू करने वाले हैं। आपको लगता नहीं कि सरकारी अस्पतालों में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं की और आवश्यकता है? समय के साथ हमको सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है और हम उसके लिए सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। किसी को गोली लगती है और जवान जब उन्हें रायपुर रेफर किया जाता है तो आज भी उन जवानों को प्राइवेट अस्पताल में रखा जाता है। बस्तर के जवान या वहाँ के सिविलियन को अब यहाँ आना नहीं पड़ेगा, पूरी की पूरी इलाज होगी। NHM के 25 कर्मचारी अभी भी बर्खास्त हैं। वो आ जाएगा, उनको हम रिस्टेट कर रहे हैं आपके चैनल से, वो रिस्टेट हो रहे हैं पूरे 25 के। आखिर इस स्टिंग ऑपरेशन की सच्चाई क्या है और कौन वो पूर्व मंत्री थे? और आपने वो अमिताभ का गाना भी सुना होगा कि जो है नाम वाला वही बदनाम नाम है। तो जो काम करता है उसकी बुराई होती है। इन 2 सालों में आपको ऐसा क्या लगा कि स्वास्थ्य विभाग में अभी भी करने की जरूरत है? छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। जहां बात होती है दिल की जमीनी सच्चाइयों की और उन आवाजों की जो हम सबको छोड़ती है। राजनीति से लेकर समाज तक, भावनाओं से लेकर विवादों तक, यह मंच है हर उम्र, हर सोच, हर दिल की बातों का। यहाँ मिलेंगी जेनजी की जिज्ञासाएं, मिलेनियल्स के विचार और बुजुर्गों की समझ, सब एक साथ अनफिल्टर्ड बातचीत में। हर मुद्दे पर होगी बात मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके पास प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था है। वो चाहेंगे तभी प्रदेश का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो नहीं चाहेंगे तो प्रदेश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। या यूं कहें कि एक किसान, या यूं कहें कि एक व्यापारी, या एक राजनेता, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। क्योंकि वो आज हमारे साथ जो मेहमान है वो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्ते अंकिता जी, पूरे आपके सीजी अनफिल्टर्ड चैनल को और आपके पूरे इससे जुड़े पूरे परिवार को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, अपनी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। बिल्कुल। एक किसान किस तरह से उभर कर सामने आया कि आज एक मंत्री के पद पर विराजमान है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, छत्तीसगढ़ वैसे भी किसानों की धरती है और किसानों की मेहनत से ही इसका नाम धान का कटोरा पड़ा। और ये हमारे छत्तीसगढ़ की लगभग अब परिपाटी सी बनती जा रही है कि किसान का बेटा ही विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी लेकर काम करता है। और मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं एक किसान का बेटा होकर, खुद एक किसान होकर आज राज्य के मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी निभा रहा हूं। और निश्चित रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। किसानी करते करते आप व्यापारी में चले गए, व्यापार भी बड़ा अच्छा चल रहा था, एक अच्छे उद्योगपति भी आप बन सकते थे, आखिर राजनीति में ही क्यों आए? देखिए, चूंकि अब बात आपने चालू कर ही दिया है तो मुझे कम ही शब्दों में लेकिन उसको बताना पड़ेगा। देखिए, मेरी जो जन्मभूमि है एक छोटा सा गांव है। पिताजी छोटे किसान थे, 7 भाई बहन थे। और आप कल्पना शायद कर पाएंगे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एक किसान के लिए उतना बड़ा परिवार चलाना उस समय के दौर में बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने गांव में पढ़ाई लिखाई किया, फिर बाद में दूसरे गांव में मिडिल, फिर और 15 किलोमीटर दूर जाके हायर सेकेंडरी, फिर 30 किलोमीटर दूर जाके कॉलेज, मतलब पढ़ाई करना। और संसाधन के अभाव में बड़ा कठिन काम होता था। सुबह हल चलाते थे, फिर इसके बाद स्कूल जाते थे। शाम को अगर स्कूल से जल्दी आ गए या छुट्टी के दिन है तो धान में या और जो तिल है, उड़द है,
उनमें जो खरपतवार लगे होते थे उसको उखाड़ते थे, कभी खाली टाइम हो तो बैल को चराने चले जाते थे। तो ये अच्छा भी, आनंद भी आता था और थोड़ा संघर्ष भी था। वहाँ से पढ़ाई करके निकलने के बाद मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। मेरा यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन था। मैंने 98 में केमिस्ट्री से एमएससी किया है और एक मेधावी छात्र के रूप में सदैव अपने क्लास में अव्वल ही रहा मैं, कभी सेकंड नहीं आया। ये भी एक खासियत थी। और इसके बाद छोटे-छोटे बाजारों में जाकर वनोपज खरीदना, पेड़ के नीचे फट्टा लगाने जैसा जो रहता है, छोटे से छोटे व्यापारी जो काम करता है उसको करते हुए धीरे-धीरे हमने जो है 2003 में राइस मिल भी लगा लिया। और 2003 से 8 तक राइस मिल चलते-चलते 2008 में 2 राइस मिल भी हो गई मेरे पास। अरे वाह, मतलब मैं अपने क्षेत्र का सबसे कम उम्र का उद्योगपति रहा। छोटा उद्योग, माइक्रो स्केल इंडस्ट्री भले हो, पर उस समय में राइस मिल लगाना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। 2003 में, आज से 25 साल पुराना, पहले हाँ, बहुत बड़ी बात थी किसान के बेटे के लिए। और 2008 में 2 राइस मिल भी हो गया। तो राइस मिल के काम से हमारा ब्लॉक मुख्यालय से 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर है घर। तो गांव में होता यह है कि जब कहीं कोई जाता है तो जहाँ चाय पीते हैं लोग, वहाँ जमावड़ा लगा रहता है गप-सप करने का। अगर 10 मिनट टाइम है तो वहीं रुकना है, समय बिताना है चाय। बिल्कुल। तो हम भी राइस मिल के काम से गोडाउन जाना और जमा कराने अपने एसडब्ल्यूसी और एफसीआई में आना जाना। तो खड़गांव में रुकते थे। तो ऐसे ही 2009 में दिसंबर में पंचायतों के चुनाव के घोषणा हो चुके थे, फार्म भरा रहे थे। मेरे से पता नहीं, अब माता सरस्वती बोलवाई कि धोखे से निकल गया। मैं बोला मैं भी चुनाव लड़ लूं क्या? अरे वाह, मेरा इतना उपहास उड़ाया गया, इतना उपहास उड़ाया गया कि मैंने कोई बहुत किसी को गाली दे दिया हो। अरे वाह, बोले जमानत जब्त हो जाएगी, 5 वोट नहीं पाओगे, कोई बोले 1 वोट नहीं पाओगे। अच्छा, तो वो अपने जगह में सही थे, क्योंकि मेरा भी वोट नहीं था उस क्षेत्र में। अच्छा, दूसरे क्षेत्र में मैंने बोल दिया था, ओ, लेकिन शुरू से चैलेंज स्वीकार था। मैं बोला छोड़ो हटाओ, चला गया उस दिन। दूसरे दिन गए, फिर वही स्थिति बना। तीसरे दिन गए तो बड़ा अपमानित सा हो गया मैं। 1-2 लोग तो बोले भर के देख ही लो एक बार। बोले 10 वोट पा जाओगे, कोई बोले 25 वोट पा जाओ, कोई बोले जमानत बचा लोगे तो हम जीवन गुलामी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक, फार्म हमने भर दिया। अनाड़ी थे, कभी चुनाव लड़े नहीं थे। घर में पता चला तो डांट पड़ी, क्योंकि सामने में बड़े कद्दावर नेता, अच्छा, मतलब पुराने नेता थे बड़े। अब उनका नाम मैं जिक्र नहीं करूंगा, पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी थे। हाँ, अब वो भर तो दिए फार्म, और मेरे स्वभाव से एकदम विपरीत। कभी मैं कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम में नहीं जाता था, कभी कोई राजनीतिक कार्य जीवन में नहीं। वो बात अलग था कि पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि से था। बड़े भैया युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे। पिताजी जब सीधी लोकसभा थे तो सीधी सांसद के बहुत ही नजदीकी व्यक्ति थे, संभालते थे चुनाव में कार्यक्रम वगैरह भी। लेकिन मेरे लिए एकदम नया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से दूर दूर भागता था। तो मैं गुस्से में जाकर फार्म ले लिया, ओहो, चल, और ले लिया, और घर में पता चल गया। सब डांट फटकार लगाए। भैया ही बोले भाई मैं तो प्रचार करने नहीं जाऊंगा। हाँ, बोले मैं जान रहा हूँ जहाँ हार होना ही है तो ऐसा युद्ध क्या लड़ना। हिलन, बोले तुम वापस इसको फार्म भरने के बाद पता चला तो ले लो वापस। तो बोला ठीक है। फिर होटल में गया, फिर वही लोग मिले, चुनाव लड़ने वाले भी। पता चल गया था उनको। तो बोला एक बार तो कोई बोल दे वापस ले लो, तब तो बनेगी बात। सही बात है ये तो मैं बोला तो और ज्यादा, उससे अच्छा फार्म नहीं लेता तो बच जाता। जी, कोई बोला नहीं। ट्रैक्टर छापेलाट हो गया जनपद में। फिर आप जीत भी गए। फिर हमने धुआंधार प्रचार भी चालू कर दिया पूरे। तो उसका कारण ये था कि मैं खाली टाइम में स्कूल कॉलेज में पढ़ाता था, तो मेरी यूथ में बहुत अच्छी छवि थी। कई लोग गुरुजी बोलते थे, कई लोग मतलब सर बोलते थे। चले, तो मतलब जितने यूथ थे को बहुत मेरे वो थे। अब पता चला कि श्याम बिहारी सर चुनाव लड़ रहे हैं, और उससे पहले बाजार में जो मैं वनोपज का खरीदी, चावल गल्ले का काम करता था, उससे भी लोग की पहचान उससे भी से बन गई। बनी थी। और राइस मिल का तो मजदूर वगैरह भी दूर दराज से आते थे। बिल्कुल, तो मतलब मेरी छवि शुरू से अच्छा था। लेकिन मैं बोला कि कम से कम 100-200 वोट तो मिल जाते तो ठीक है। ये पता जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था। चलिए, लेकिन किस्मत थी आप जीत गए। हाँ, 1938 वोट मुझे मिला, चले, 921 वोट सेकंड नंबर में वो नेताजी को मिला। एक तरफा जीत हो गई। चले, बहुत फिर निर्विरोध जनपद को उपाध्यक्ष बन गया। और फिर क्या कहना है, उपाध्यक्ष बनने के बाद पूरे दौरा प्रवास ये वो चारों तरफ, मतलब मेरी जो है
चर्चा होने लगी। मतलब वो अपमान इतना खटक गया कि आप विधायक बनकर विधायक से मंत्री बन गए। हाँ बिल्कुल। कैसा लगा जब विधायक बन गए थे आप और आपके पास कॉल आया कि आपको मंत्री पद की शपथ लेना है? उस वक्त मन में किस तरह के ख्याल थे? देखिए, मैं मंत्री बनूंगा ऐसा उम्मीद तो नहीं था मुझे, लेकिन जब ये बोला गया कि आपको शपथ लेना है कल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही खबर किया, तो कुछ समय के लिए तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं बोला, मैं हम लोग को बताए थे कि ऐसे ही फोन बहुत आएंगे, कोई बोलेगा हाँ, समझाया गया था, बोले बात में नहीं आना है, उसकी पुष्टि ना हो तो उन साहब नए नंबर से ही किए थे। फिर मैं वो पता होता किया कि नंबर साहब तो है कि नहीं अंकल? तो हालांकि आवाज उनका लग रहा था, लेकिन मैं बोला आजकल वो है तो फर्जी कॉल भी आते हैं। फिर तब तक चैनलों में भी चलने लगे कि ये बनेंगे करके, तो ये बहुत अच्छा भी लगा। और एक कहना चाहिए कि हमारे लिए तो आज तक जीवन में उस क्षेत्र में आज तक कोई मंत्री नहीं बना था। मनेंद्रगढ़ विधानसभा में आजादी के बाद पहली बार मैं पहला मंत्री बना। बिल्कुल। तो ये आपने कैस घर में परिवार में किस तरह की खुशियां थी कि मंत्री बने, शपथ लेने जाना है, क्योंकि शपथ के 1-2 दिन पहले ही कॉल आता है कि आप मंत्री बनने वाले हैं करके। सोचा था कभी कि मंत्री बनेंगे? एक्चुअल में पहले से कोई जनरली होता है कि विधायक बनने के बाद व्यक्ति मंत्री के लॉबिंग करते हैं हाँ। और कुछ करते हैं, परिवार को पूरा पता रहता है और नहीं भी बनने वाला बोलता है कि मेरा नंबर लगने वाला ही है, लेकिन न तो हम लॉबिंग कर रहे थे, न तो घर में मालूम था। उनको मालूम था घर वालों को कि विधायक बने हैं तो हो सकता है संसदीय सचिव वगैरह कुछ बनेंगे। और जब अचानक से शाम को होता है और सुबेरे आना था तो मैं फोन उन किया घर में, तो कई लोग तो बोले भाई हमको तो तैयार नहीं है, तुमको पहले बताना था। मैं बोला मेरे खुद पता नहीं था तो मैं क्या बताता। तो परिवार के लोग कुछ ही लोग, 1-2 लोग आ पाए, बाकी बड़े उत्सव का माहौल था गांव में। जब मैं यहाँ से गया तो पूरा गांव के लोग इकट्ठे थे, पूरे मतलब 2 किलोमीटर तक का मतलब लोग खचाखच भरे थे, इतना उत्साह था। चलिए, आपको बधाई, 2 साल हो गए मंत्री आप बन चुके हैं। सरकार को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में अपने आप को कहाँ मानते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ पर थी और कहाँ पर आई है? देखिए, एक चीज तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य विभाग है एक बच्चे की तरह है कि उसके सोते तक हमको जगना पड़ता है, उसके सोने के बाद भी सोते सोते भी ध्यान रखना पड़ता है। जब सुबह उठता है तो उसको ब्रश कराने से लेकर, नहलाने से लेकर, नाश्ता से लेके, भोजन से लेके, कपड़े पहनाने तक का और पूरा केयर करने वाला काम है। वैसा ही हेल्थ विभाग है। जब मैं हेल्थ विभाग की जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया तो मुझे खुद ही लगा था कि कैसे हो पाएगा। और मैं आपको बताऊं कि हालात पूरे प्रदेश में इतने खराब थे कि लोगों का सरकारी हॉस्पिटलों से विश्वास उठ चुका था। और इसका उदाहरण एक मेकाहारा है, आप जाकर देख सकती हैं कि आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले की ओपीडी कितनी होती थी, आईपीडी कितना होता था। 700 बेड का हॉस्पिटल है, 700 बेड नहीं भरते थे। अभी आप लोगों ने ही चैनलों में देखा होगा कि एक बेड में 2 लोग सो रहे हैं। 2 लोग सो रहे हैं। तो ये अव्यवस्था नहीं है, ये मजबूरी है कि आज 700 की जगह में 1350 लोग एडमिट हो रहे हैं। अभी की भर्ती होने की जो आईपीडी है वो 1348 था, 1347 आज का। ओपीडी 2500 पहुंच गया एक दिन का। अभी तो 2 दिन पहले 2700 कुछ था। तो कहीं ना कहीं हमने विश्वास जीतने का इन 2 सालों में काम किया है। और ऐसा नहीं कि डबल सो रहे हैं तो हम भी उसके लिए कुछ चिंता नहीं कर रहे हैं। 232 करोड़ रुपए राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया, उसका टेंडर भी हम लगवाए हैं। 700 बेड का और हॉस्पिटल बनेगा। चलिए, इसे कहते हैं कि मंत्री बनने के बाद तो ऐश ही ऐश होता है। ऐसा है क्या मंत्री जी? देखिए क्या है, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मोर नाचते हुए आपने देखा है? वीडियो में देखा है। ठीक है, वीडियो में देखे होंगे। मैं तो चूंकि गांव वाला हूँ और हमारे यहाँ से बांधवगढ़ भी नजदीक है और हमारे यहाँ तो चिरमिरी में भी मोर है और वृंदावन में भी मैं मोर नाचते हुए कई बार देखा हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है मोर नाचता है। लेकिन जब मोर नाचकर शांत होता है, थक जाता है, तो खड़ा होकर अपने पैर को देखता है और अपने पैर को देखकर बहुत रोता है।
तो ऐसे ही दुनिया में दुनिया वालों को ये बड़ा चकाचौंध लगता है कि मंत्री बन गए तो एसीएस होगा, लेकिन हकीकत है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। और विशेष रूप से स्वास्थ्य जैसा विभाग, आपको शायद आप लोगों को मालूम ही होगा, आप लोगों से कोई छुपा नहीं है, मैं जब से बना हूँ 15 से 16 घंटे मेहनत कर रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी भी 15-16 घंटा कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी का तो 18 घंटे एक शेड्यूल रहता है। केवल लोगों के दूर के ढोल सुहावने जैसा है, देखने को होते हैं, परंतु यथार्थ में काम करने वाले व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा आराम नहीं होता है। अच्छा, हाल ही में बच्चे जो हैं नीट पीजी के सीटों को लेकर हड़ताल करते दिखे थे। क्या ये नियम आपके हिसाब से सही था? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब सही नहीं था, लेकिन हमने तो नियम नहीं बनाया। ये कोर्ट में लोगों ने अपने वहाँ हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में अपना वो परिवाद दायर किए और माननीय न्यायालय ने 75% सेंट्रल का और 25% स्टेट का किया। हम लोगों ने, चूंकि कोर्ट के जो फैसले हैं उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये भी अधिकार है कि हम अपील कर सकते हैं। तो अपील का अधिकार हमारे पास था, हमने अपील भी किया और उस फैसले को माननीय उच्च न्यायालय ने शीघ्र उसको निराकरण के लिए कहा है। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी निराकरण भी करेंगे हमारे अपील को। तब तक हमने यथावत रखा हुआ है उस फैसले को, हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि अगर सही होता फैसला तो हम अपील क्यों करते? हमारे हिसाब से भी सही नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों का जो कोटा है 50%, वो रहना चाहिए। 50% देश के विभिन्न हिस्सों के लिए जो आते हैं, सेंट्रल का कोटा होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो अन्य राज्यों में भी प्रचलित है। लेकिन लगातार प्रदेश में देखने को मिलता है, कभी सीट को लेकर बच्चे प्रदर्शन करते दिखते हैं, कभी मॉर्गेज को लेकर प्रदर्शन करते दिखते हैं। आप कह रहे हैं आपकी सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहाँ ठीक दिख रहा है ये? देखिए, सीट का जो बात है तो उस पर मैंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के ही निर्देश हैं। इसमें कोई राजनीतिक या हमारे सरकार का कोई फैसला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमको 100% मिले, लेकिन वो मिल नहीं सकता, चूंकि एक सर्कुलर है एनएमसी का, भारत सरकार का। और दूसरा, जो मॉर्गेज को लेकर जो बात है, ये पिछले सरकारों ने ही प्रारंभ किया है। पिछली सरकार कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चूंकि उसमें कई ऐसे बंधनकारी कंडिका भी उन्होंने लिखे थे, लेकिन हमने उसको शिथिल करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग विधि विभाग को भेजे हैं इसके लिए, ताकि कल को कोई कोर्ट में ना जा सके। और सरकार पूरी तरह से सकारात्मक रूप से उस पर विचार कर रही है। आने वाले समय में शीघ्र ही हम उस पर निर्णय ले चुके हैं। जल्द ही उसके भी जो मॉर्गेज है उसको खत्म करेंगे। हमने तो 2 साल का जो एमबीबीएस बॉन्ड था उसको 1 साल कर दिया, इसीलिए छात्रों को सुविधा हो। अभी आपने देखा होगा कि अभी मैंने बताया कि अभी 150 बेड का छात्रावास का भी हम उद्घाटन करके आ रहे हैं। तो छात्र ही सर्वोपरि है। आज के छात्र कल के डॉक्टर बनेंगे, जो देश और राज्य के भविष्य बनेंगे। तो हम उनके हित में जो भी अच्छे काम हो सकते हैं करने के लिए सकारात्मक रूप से कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड एक बेहतरीन योजना आप लोग लेकर आए थे, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है ये आपसे छुपी नहीं होगी, क्योंकि कई हॉस्पिटल है जहां पर इसके नाम पर पैसे लिए जाते हैं, मरीजों से भी पैसे लिए जाते हैं, आयुष्मान कार्ड से भी पैसे कट रहे हैं। ऐसे में और कई कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर इसका उपयोग भी नहीं हो रहा है। लिखा जरूर है आयुष्मान कार्ड स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन वहां पे यूज नहीं किया जा रहा है। इसके लिए आपके विभाग के द्वारा क्या कुछ कार्यवाही किया जाएगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आयुष्मान का जो साख है, ठीक वो सरकारी हॉस्पिटलों जैसा साख 5 साल में गिरा। जब हमारी सरकार आई तो उसके कुछ ही दिन में हॉस्पिटलों ने ये कह दिया कि हम इलाज बंद कर रहे हैं, और कुछ दिन के लिए बंद भी करने का उन्होंने प्रयास किया। 2000 करोड़ रुपए के पिछली देनदारी ओवरऑल में पिछली सरकार ने छोड़ा था। उस 2000 करोड़ को हमने पूरा दिया उनको, और मैं अभी कह सकता हूं कि सितंबर तक का किसी प्रकार का कोई देनदारी किसी हॉस्पिटल का नहीं है। चूंकि पैकेज भी पुराने हैं, उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो अभी पैकेज को भी रिवाइज करेंगे। उसमें भी हम आयुष्मान में एक सिस्टम भी डेवलप किए हैं कि अभी कई बार आता है कि 5 लाख है पैसा, तो अगर 10,000 का इलाज हुआ तो 90,000 निकाल लिया गया, तो 2 लाख निकल गया। निकल गया। तो उसके लिए हम मैसेज अलर्ट किए हैं कि अगर
6,000 काटेगा तो 6,000 दिखेगा, कितना कटा कितना बैलेंस है। मतलब संबंधित व्यक्ति के मोबाइल में बिल्कुल वो मैसेज आएगा। कैसे जाएगा, जैसे वो बिल्कुल। काटेगा। वो चालू हो गया है, चालू करेंगे नहीं, हमने कर दिया है। अच्छा। दूसरा जो उसकी ट्रैकिंग के लिए हाँ। कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो और गड़बड़ी ना हो, उसके लिए भी हम एक एजेंसी के लिए टेंडर कर दिए हैं और साथ ही साथ एक कॉल सेंटर भी हमारे 20 लोगों का होगा। अगर कोई आयुष्मान स्वीकार नहीं कर रहा है या अलग से पैसे मांग रहे हैं डायरेक्ट कंप्लेन किया जा तो सकता है। बिल्कुल उसको जल्द चालू करने वाले हैं। बिल्कुल। उसके लिए भी हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है। तो एक वो सिस्टम होगा और तीसरा उनके भी पक्ष में हॉस्पिटल वालों के हम ये करेंगे कि आयुष्मान का जो पैकेज है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि पूरे देश में आयुष्मान से इलाज करने वाले राज्यों में हम पहला राज्य हैं। और अब वो स्थिति नहीं है कि लोग आयुष्मान से इलाज ना करें। वो बात हो सकता है कि 1,000 रजिस्टर्ड होंगे तो उसमें 5 ऐसे हॉस्पिटल हो सकते हैं। उन 5 का नाम मैं नहीं लूंगा, आप जानते होंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऐसे इतने फुल रहते हैं नगद वालों का, तो ये हो सकता है। लेकिन उनके टक्कर के ढेर सारे हॉस्पिटल प्रदेश में संचालित हैं जो आयुष्मान से इलाज करते हैं। आज भी सोनोग्राफी एमआरआई के लिए लंबी कतार देखने को मिलती है, चाहे क्योंकि सरकारी अस्पताल में ही कम पैसों में एमआरआई होता है, सोनोग्राफी होता है। प्राइवेट में जाएगा तो व्यक्ति लूट जाएगा। ये लंबी कतार को खत्म करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग? खत्म कर दिए हैं। जो 3-3 महीने 2-2 महीने की वेटिंग से रिजल्ट मिलता था, उनका नंबर लगता था, आज आप लोग के ही सभी मीडिया ने छापा है कि जो इंतजार का जो वो था वेटिंग 0 हो गया है। और आज भी मैं मेकाहारक समीक्षा करके ही अभी आ रहा हूँ, सीधे आपके यहाँ बैठा था। तो हमने उसको सुधार कर लिया है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को। अभी कोई वेटिंग की स्थिति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हम जो है 60 साल के ऊपर के लोगों को फ्री का दे रहे हैं, हमारे बीपीएल को फ्री का दे रहे हैं, जो एपीएल हैं उनको 1,000 में सीटी और 1,500 में एमआरआई करके दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा फुटफॉल होना, भीड़ लगना निश्चित रूप से ये लाजमी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 1-2 सीटी और एमआरआई मशीन और बढ़ाएंगे। पेट स्किन मशीन को भी बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, आपको लगता नहीं कि सरकारी अस्पतालों में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं की और आवश्यकता है? बिल्कुल, बिल्कुल है। आपके बात से मैं सहमत हूँ, चूँकि मैंने शुरू में बताया कि ये बच्चे के जैसा होता है और जैसे-जैसे कितनों ही बड़ा होता जाए, उसकी ग्रोथ के साथ-साथ उस पर आवश्यकताएँ बढ़ने लगती हैं। तो निश्चित रूप से एक ज़माना था, जब लोग टैबलेट से ठीक हो जाते थे। मैं तो गाँव का हूँ, आप लोग गाँव का नहीं भी होंगे तो जानते होंगे। नहीं, हम सब गाँव से ही आए। हाँ। हर व्यक्ति कहीं न कहीं गाँव से ही जुड़ा हुआ है। 5-4 गाँव के बीच में एक नर्स होती थी, वो टैबलेट से ठीक हो जाते थे। फिर बाद में और वो हुआ तो इंजेक्शन लगना चालू हुआ, तो एक इंजेक्शन मतलब अभी का ऑपरेशन जैसा है। फिर ऑपरेशन तो कभी-कभार होता था और आखिरी हम लोग एक्सरा और सोनोग्राफी के अलावा नहीं जानते थे कि रेडियोलॉजी में और क्या होगा। लेकिन अब सीटी स्कैन है और यूएसजी है, अपना एमआरआई है और लोग आज 15-15 दिन हॉस्पिटलों में एडमिट रहते हैं। पहले अधिकतम 5 दिन हो जाए तो बहुत है, बहुत ज़्यादा बीमारी कोई हो तो। तो इस प्रकार से लोगों की सुविधाएँ समय बढ़ने के साथ ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोगों की जो नीड्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में भी और समय के साथ हमको सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है और हम उसके लिए सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। 1 मिनट लूँगा आपका और इसी विषय में। मैं आपको बता दूँ, आज से 2 साल पहले तक 5 जिला हॉस्पिटलों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे जगहों को छोड़कर सीटी स्कैन मशीन नहीं था। हम इन 2 सालों में 17 जगहों पर 17 जिलों में सीटी स्कैन मशीन या तो लगा चुके हैं या लग रहे हैं या टेंडर प्रोसेस में है। 17 जिलों में हम किए हैं। ये सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, बच्चा है। छत्तीसगढ़ बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब बस्तर जैसे क्षेत्र में, नक्सल जैसे क्षेत्र में जब कोई घटना घटती है, किसी को गोली लगती है और जवान जब उन्हें रायपुर रेफर किया जाता है, तो आज भी उन जवानों को प्राइवेट अस्पताल में रखा जाता है। कब इतनी सुविधा आपकी सरकार देंगी या आपका विभाग देगा कि वो जो नक्सली या चाहे जवान कहे, किसी को भी जिन्हें रायपुर रेफर किया जाता है, उन्हें हम अपने सरकारी अस्पताल में सुविधा दे सके? इसके लिए कब तक आपका विभाग तैयार हो जाएगा?
आप कम से कम कितने दिन में चाहती हैं बताइए? हम तो चाहते हैं आप मंत्री बने हैं तो आपके कार्यकाल में ही ये काम पूर्ण हो जाए। नहीं, नहीं, उतना देर नहीं लगेगी। हम 1 महीने में वो सुविधा देने जा रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में अब कोई भी व्यक्ति, चाहे नक्सल घटनाएँ तो अब खत्म हो रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि नक्सली मुठभेड़ नहीं होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि किन्हीं कारणों से बीमार होता है तो वहाँ से एयरलिफ्ट करके लाने के अलावा कोई उपाय नहीं होता है। अब जगदलपुर में ही सुपर स्पेशलिटी को हम हार्डली 30 डेज़, 1 महीने के अंदर शुरुआत करने जा रहे हैं। वो उसका 90% काम हो गया, मशीनें लग गई हैं, 10 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है और 1 महीने के अंदर किसी भी बस्तर के जवान या वहाँ के सिविलियन को अब यहाँ आना नहीं पड़ेगा, पूरी की पूरी इलाज वहीं होगी। चलिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेडिकल घोटाला एक चुनावी मुद्दा था। इसको लेकर बीजेपी ने काफी प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। 450 करोड़ रुपए बकाया था जिनसे को लेना था। आपके आने के बाद 50 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया गया। 1 साल बाद कार्रवाई की गई उस पे, आखिर इतना लेट क्यों? देखिए, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के गारंटी की ये सरकार है। यदि हमारे मन में कुछ रहता, हम उसकी पेमेंट पूरे करते। 50 करोड़ रुपए पेमेंट लगभग उसमें 32-34 हुए होंगे, नियर अबाउट 50 हो सकते हैं। लेकिन जब तक उसको पूरी रूप से हम संतुष्ट नहीं हो जाएं कि ये गड़बड़ी है, तब तक तो उसको भुगतान देना ही होता है। और मेरे मंत्री बनने के 2-3 दिन के अंदर ही ये भुगतान हुआ है। इसके बाद जब मैंने संज्ञान लिया तो उसको पूरा रोक दिया और वो पूरी जांच हमने अपने विभाग से करवाया। जब हम संतुष्ट हो गए इसमें भ्रष्टाचार है, तब इसलिए उसमें 1 साल के आसपास लग गया कि जब तक उसके एक-एक बिंदु को, और जांच का दायरा बहुत बड़ा था। बस्तर के सुकमा में भी उनके मशीन और रीजेंट गए थे, बलरामपुर भी गए थे। तो इतने बड़े प्रदेश का कैलकुलेशन करना, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना, इसमें समय तो लगना लाजमी है। और जब हम सेटिस्फाइड हुए कि वाकई में केस ईओडब्ल्यू रेडी के लायक है, तो हमने 1 मिनट की देरी नहीं की, ईओडब्ल्यू को दिया। ईओडब्ल्यू ने उसी आधार पर पुख्ता केस बनाया और आज तक उसके सप्लायर और अधिकारी जेल में हैं। और एक बड़ा घोटाला का हमने पर्दाफाश भी किया और हमने छत्तीसगढ़ के लोगों को जो किया हुआ वायदा था कि जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, तो हम उसको देने का काम किए हैं। पर आपके ऊपर तो ये आरोप लग रहे हैं कि जो दवा खरीदी के जो पैसे थे उसे मशीन खरीदने के लिए दे दिया गया। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जो दवा मद का पैसा है वो दवा में जाता है और मशीन मद का मशीन में जाता है। लेकिन यदि कहीं पे, मुझे ये तो मालूम नहीं है किस प्रकरण में आप बोल रही हैं, मैं अलग से अभी जब चर्चा होगी तो मैं जरूर पूछूंगा चर्चा के बाद में विस्तार से, क्योंकि समय अनलिमिटेड यहाँ रहता है। लेकिन ये अधिकार होता है विभाग को कि यदि कहीं भी इमरजेंसी कोई मशीन खरीदना हो और उस की पैसे की आवश्यकता हो तो किसी भी मद से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसको उस हेड में समायोजित करना पड़ता है। पड़ता है। और मेरे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैं तो बहता हुआ पानी जैसा हूँ एकदम, कोई भी देख सकता है कहीं से भी। और वो बात अलग है कि जो बात है वो पत्थर मार के पानी को उछालता है, लेकिन मैं कीचड़ नहीं बोल रहा हूँ, पानी बोल रहा हूँ, इसलिए कि पानी उछलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा हिलोरें आती हैं। लेकिन जो सच है बहुत ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता, सत्य आखिरी में आता है। और मैं इसी बात को मन में ध्यान करके काम करते जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब जो कहने वाले थे, लिखने वाले थे, बोलने वाले थे, सबको अब धीरे धीरे इस बात को समझ में आ रहा है कि हकीकत क्या है और सही क्या है। जो मंत्री जी, आप वाकई सीधे हैं कि कोशिश करते हैं सीधे बनने की, क्योंकि घोटाले में जो शामिल जो अफसर रहते हैं उनकी आप तुरंत जांच नहीं कराते हैं, लेकिन जैसे विधानसभा सत्र आने वाला होता है फटाफट उन अधिकारी की जांच में लगा देते हैं। क्या विधानसभा के सवालों से बचने के लिए होता है कि अधिकारी को बचाना चाहते हैं? देखिए, कोई भी अधिकारी को हमने आज तक कोई संरक्षण नहीं दिया है। ये हमारा पहला विभाग होगा जिसमें 2 सालों में हर पद में 2-3 अफसर अभी तक उस पद पर आए और सेवा देकर उनके जगह में दूसरे आए। यदि कहीं भी लगता है कि ये गड़बड़ी है तो हमने कई बार तो एफआईआर खुद से करने को लिखा है। आप अभी आगे शायद सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि आप बोलेंगे कि दवा में
गड़बड़ी की मार है, बार बार आ रहे हैं, बार बार नकली दवाइयों को हो रहे हैं। तो इससे पहले तो जांच ही नहीं होता था, और जांच कौन कर रहा है मालूम है आपको? हम खुद जांच करा रहे हैं। हम चाहते तो जांच नहीं कराते, जांच रिपोर्ट आता तो उसको मीडिया में नहीं बताते, लोगों में नहीं बताते, कार्रवाइयां नहीं करते। लेकिन न तो हम जांच को दबा रहे हैं, न जांच को रोक रहे हैं। जब जांच ज्यादा होगा तभी पता चलेगा कि कितने गड़बड़ हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों के हेल्थ के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, इसलिए लगातार हम जांच करा रहे हैं दवाइयों की। चलिए, जांच तो आप करा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना किट नहीं मिल रहा है, मलेरिया किट नहीं मिल रहा है, रेबिस के इंजेक्शन के लोगों को भटकना पड़ रहा है। क्या पैसे नहीं है स्वास्थ्य विभाग के पास? देखिए, हमारे पास सभी किट पर्याप्त मात्रा में है। और रेबीज की तो मैं बात करूं, आप मुझे रेबीज और एंटीसनेक्वेनम, ये दोनों चीजें, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जहां की कमी होगा। वो बात अलग है कि कोई एक आध जगह में ठीक है, इतने संस्थान है तो हो सकता है 5 जगहों में नहीं होगा, तो 5 जगह हो सकते हैं, परंतु अधिकांश जगहों पे ये सारे चीज उपलब्ध है। लेकिन बस्तर में अभी भी लोगों की मौत मलेरिया से हो रही है। इसके लिए क्या रोड मैप आपका विभाग तैयार कर रहा है? देखिए, मैं तो इस बात के लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस साल मलेरिया में कोई मौत हुई ही नहीं। जब मैं पहली बार हेल्थ मिनिस्टर बना, उसके जस्ट बाद बारिश आया, तो मलेरिया से दर्जनों लोग मौत हुई थी। मैं खुद सुकमा गया था, बीजापुर गया था, और हमने 15 चरण अभी तक छिड़काव किया है इस समय में। और ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि मलेरिया का जो एनुअल पैराडाइज इंडेक्स है, वो घटकर 1% से बहुत कम हो गया है, जो 2.5 से 3% था, और सिर्फ कुछ जिलों में सिमट रहा है। मैं आपको वादा करता हूं आपके इस स्टूडियो में कि हमारे इस कार्यकाल में ही हम मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाकर दे रहे हैं। एनएचएम के 25 कर्मचारी अभी भी बर्खास्त हैं। लोकतांत्रिक अधिकार सबको मिला हुआ है। जब आपकी सरकार नहीं आई थी, आपने वादा किया था कि सबको शामिल किया जाएगा। अब इनकी बहाली कब तक होगी? देखिए, हमने जो हड़ताली कर्मचारी हैं, उनके जो 8 बिंदु थे, 8 बिंदु में 3 को तो हम तत्काल स्वीकार कर लिए, 5 बिंदुओं पर कमेटी हमने बना दिया। और इसके बावजूद कर्मचारी जो है हड़ताल पर लगे रहे, इसलिए विभाग ने 25 लोगों को बर्खास्त भी किया। क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन संविदा भर्ती अधिनियम के तहत जो है वो उस सिविल सेवा आचरण के विरुद्ध में था, इसलिए उनको बर्खास्त किया गया। क्योंकि वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए रीस्टेट करने का हमें निर्देश दिया है। उसकी कार्यवाही 3 चरणों में होनी है। एक तो ईसी की जो बैठक होता है एनएचएम का, उसने पास कर दिया है। अब वो जीएडी पास जाएगा, जीएडी से जो नियम प्रक्रिया के तहत ओके होके वो आ जाएगा। उनको हम रीस्टेट कर रहे हैं, आपके चैनल से आश्वस्त कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हार्डली 1 आध सप्ताह प्रक्रियाओं में और लग सकते हैं। वो रीस्टेट हो रहे हैं पूरे 25 के 25। चलिए, बहुत बढ़िया। 108 संजीवनी एम्बुलेंस स्थिति कैसी है ये सबको पता है, सुविधाएं तो है। हाई कोर्ट से लगातार ये फटकार संजीवनी के जो है मेन, उनको लग चुकी है। 5 साल का टेंडर होता है, अभी भी 2 साल एक्स्ट्रा वो काम में चल रहा है। क्या हम दूसरा टेंडर नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा हम सुधार नहीं सकते? इसके लिए कोई तैयारी आप लोगों ने की है? देखिए, आज मैं लक्की मैन हूँ। आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके हमारे पास है। तो हम, जैसे आपने बस्तर का सुपर स्पेशलिटी बोला, हम 1 महीने में चालू करने ही वाले हैं। 108 की टेंडर हम कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इस महीने आखिरी तक ऑर्डर दे देंगे, और 2 महीने के अंदर एकदम चमाचम 375 एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ की सड़कों में दौड़ेंगे। उस समय आपको भी प्राउड होगा, मुझे भी होगा। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए मंत्री जी, एक क्वेश्चन है। मंत्री जब आप बने तो एक स्टिंग ऑपरेशन काफी चर्चे में था। आखिर इस स्टिंग ऑपरेशन की सच्चाई क्या है, और कौन वो पूर्व मंत्री थे? देखिए, आप चंद्रकांता सीरियल देखी होंगी शायद, या नहीं देखी होंगी, लेकिन गूगल में देखिएगा। इधर में से कई लोग देखे होंगे। चंद्रकांता एक बहुत फेवरेट सीरियल आता था, तो उसमें पग पग में समझ नहीं आता था कौन व्यक्ति क्या करने वाला है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। परंतु इतना ही मैं कहूंगा राजनीति में कि अपने रास्ते चलते रहिए, इधर उधर ताकने झांकने की जरूरत नहीं है।
और इस क्षेत्र में लोग उसी को बदनाम करना चाहते हैं जो नाम वाला होता है। और आपने वो अमिताभ का गाना भी सुना होगा कि जो है नाम वाला वही बदनाम। नाम है। तो जो काम करता है उसकी बुराई होती है, जो बड़ा पेड़ होता है उसी को हवा लगता है, उसके डाल टूटते हैं, वो घास फूस के तो कुछ होते नहीं है। तो इन सब चीजों की मैं तो चिंता भी नहीं करता। और काफी अब वो किसी को बारे में मुझे तो मालूम नहीं है और कहना भी नहीं है कि किसने क्या क्या नहीं कराया, लेकिन मुझे शुरुआत में काफी हद तक कई माध्यमों से कोशिश किया गया कि हमको विचलित किया जाए काम करने से, लेकिन हम तो चरैवती चरैवती चलते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी की वो पंक्ति कि उठो जागो और चलते रहो, तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो मेरा लक्ष्य एक ही है, छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेके बलरामपुर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, छत्तीसगढ़ को एक मेडिकल हब के रूप में स्थापित करना, मेडिकल टूरिज्म को यहाँ स्थापित करना। उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मंत्री जी, आप बता ही दीजिए कौन है दुश्मन आपका? देखिए, दुश्मन कई प्रकार के होते हैं, कुछ दृश्य होते हैं, कुछ अदृश्य होते हैं। आपको मैं बता दूं, लेकिन एक सांप जो दिखता है उसके काटने से देश में कम मौतें होती हैं, लेकिन एक मच्छर जिसकी आप बात कर रहे थे, जो बहुत छोटा है, कम दिखता है, उसके काटने से उससे ज्यादा मौत होते हैं। लेकिन जो कोरोना जैसा वायरस है, उसके संक्रमण से कई गुना मौतें होती हैं। उम्मीद करते हैं कोरोना वायरस आपके आसपास ना भटके। देखिए, हम तो ट्रिपल डोज लगा चुके हैं और हमको कोरोना का वायरस कुछ नहीं कर सकते। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, इन 2 सालों में आपको ऐसा क्या लगा कि स्वास्थ्य विभाग में अभी भी करने की जरूरत है, जिससे उत्तम स्वास्थ्य प्रदेश को मिल सके? देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। मैं एकदम ईमानदारी से चैनल में बोल रहा हूं, क्योंकि बोलूंगा नहीं तो आगे होगा नहीं। जैसे अभी नक्सलवाद खत्म हो रहा है, आप भी अच्छे से जान सकते हैं कि जहां परिंदा नहीं पहुंच सकता था, केवल हमारे जवान और नक्सली और ग्रामवासियों के अलावा लोग जो है उन क्षेत्रों में अभी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी पहुंची नहीं है। हम पहुंचाना प्रारंभ किए हैं, अबुझमाड़ में जैसे खाली हुआ हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई है, लेकिन अभी भी बस्तर के उन अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की आवश्यकता है। आज भी जो नया टेक्नोलॉजी आ गया है, हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा सा भी पेट में दर्द हो तो उसका सोनोग्राफी हो, सीने में दर्द हो तो सीटी स्कैन हो, सिर में दर्द हो रहा है तो एमआरआई हो जाए। क्योंकि समय के साथ हर सुविधाएं बढ़ती हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम जिला हेडक्वार्टर तक सीटी एमआरआई की सुविधाएं पहुंच जाएं। सुदूर अंचल के जो बस्तर क्षेत्र हैं, उन आखिरी गांव तक हमारी स्वास्थ्य की छोटी छोटी यूनिट पहुंच जाए, जहां हम नहीं पहुंच सकते। और एक खुशी की बात और बता रहा हूं कि हम 57 मेडिकल मोबाइल यूनिट उन ट्राइबल क्षेत्रों के लिए चालू करने वाले हैं। हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर पूरी तरह से, जो वहां डॉक्टर भी होंगे, नर्स भी होंगे, दवा भी होगा, जांच करने वाला होगा, उन तक पहुंचेंगे। और इसके बाद लोगों का जो केवल इलाज करने तक बात नहीं है, लोगों का वेलनेस की ओर भी हम आगे बढ़ें। इसीलिए हमने 4 योग और नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल भी स्वीकृत किए हैं। इसीलिए हम 10 से 15 मेडिकल कॉलेज भी कर दिए। 2 सालों में 5 मेडिकल कॉलेज हमने खोला। 8 नर्सिंग कॉलेज थे, उसको बढ़ा के 20 कर दिए। 12 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोले। योग नेचुरोपैथी के 100 बेड का भारत सरकार से हमको मिला है, जो देश के 3 स्थानों पर है। जो जिंदल वगैरह का जो नेचर केयर है उससे बेस्ट बनने जा रहा है, वो 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर भी होगा। इसी प्रकार से हमारे फिजियोथेरेपी कॉलेज 1 से बढ़कर हमने 7 कर दिए। और चारों तरफ, चाहे टर्सरी केयर हो या नीचे का प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सबको हम सुदृढ़ करने के लिए लगे हुए हैं। और मुझे भरोसा है कि इन 3 सालों के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम इस छत्तीसगढ़ को एक मध्य भारत का बड़ा हब बनाएंगे। और इसी उद्देश्य के साथ 5000 बेड का जो मेडिसिटी है उसको बनाने जा रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में जो भी हॉस्पिटल खोलेंगे उनको औद्योगिक नीति के तहत हम उनको फैसिलिटी देने जा रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। चमत्कारिक रूप से
इस चिकित्सा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में क्रांति आने वाली है और वो जल्द ही छत्तीसगढ़ के लोगों को दिखेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी जिस चमत्कार की बात करें वो चमत्कार जनता को दिखता है कि नहीं दिखता है, ये तो आने वाले 5 साल के बाद जब रिजल्ट आएगा तब समझ आएगा। मंत्री जी, हमारे में रैपिड फायर क्वेश्चन होता है, मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको सिर्फ एक शब्द में आंसर देना है। ठीक है, चलिए कोई चलिए, जब अस्पताल में अव्यवस्था दिखती है तो सबसे पहले किस पर गुस्सा आता है, सिस्टम या लोग? सिस्टम। क्या स्वास्थ्य विभाग में सभी नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी होती है? बिल्कुल क्या सत्ता में धीरे धीरे संवेदनाएं मार दी जाती है? नहीं। सरकारी अस्पताल में मौत लापरवाही या मजबूरी? मजबूरी। क्या कुछ डॉक्टर मरीज को नहीं सिस्टम को धोखा देते हैं? सिस्टम। 2 साल के कार्यकाल में आपकी सफलता और विफलता क्या रही? 100% सफलता। आज अगर आप आम नागरिक होते तो खुद के काम से क्या संतुष्ट होते? निश्चित रूप से होता। क्या सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, हाँ या ना? नहीं। एक शब्द में श्याम बिहारी जायसवाल कौन? प्रदेश का सेवक, जनता का सेवक, लोगों का सेवक। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। उम्मीद करते हैं कि आप जो वादे यहाँ बैठ के करके गए हैं और जिस तरह से जो बताए हैं कि आने वाले 1 महीने में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो सुदूर अंचल जिस तरह से बस्तर है, वहां पे तमाम स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, ये हम उम्मीद आपसे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, आपने बड़े ही रोमांचक और अच्छे प्रश्न पूछे, इसके लिए धन्यवाद।